So question number 52. Following is the summarized balance sheet of Philips India Limited as at 31st March 2023. आपको 2 years के आपके पास balances है, नोट्स टू अकाउंट्स भी आपके पास। देखो पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं होता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी चाहिए पहले, ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹25,500। उन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट बेची है, थी 24,000 की, 25,500 पे बेच दी, तो सीधी सी बात आपको पता चल गई है कि यहां पर 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट काम आने वाला है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि उन्होंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स खुद दे रखा है 27,000। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹30,000 वर सोल्ड फॉर 36,000। द प्रॉफिट वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक और इंफॉर्मेशन कि 30,000 का एसेट 36,000 में बेच रहे हो, अगेन 6,000 का गेन मिला आपको। इंटरिम डिविडेंड दे रखा है 1,20,000 का, ठीक है। तो यहां पर हमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और पहला स्टेप क्या होता है? वर्किंग नोट। और उस वर्किंग नोट में हमारा मोटिव होता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बट क्वेश्चन हमने रीड किया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें दिखी नहीं, तो हम नहीं लिखते उसको। तो यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर बनाने के रास्ते में हमारे पास एक एक्रोनिम है, पीपीटाई, जहां पर पहला पी होता है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा प्रपोज डिविडेंड, टी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई इंटरिम डिविडेंड, और ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि क्या क्या चीजें गिवन थी। दो चीजें तो मुझे यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दिख गई थी। सबसे पहला पी प्रोविजन फॉर टैक्स, आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 27,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पी था प्रपोज डिविडेंड। देखो क्वेश्चन में ना इंटरिम डिविडेंड गिवन है, तो एक बार चेक कर लो कि कहीं क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नहीं है। नहीं है, इसका मतलब देखो प्रपोज डिविडेंड नहीं है। ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि देखो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे होता है, ये हमने पढ़ा है। अगर इक्विटी वालों को पैसा दोगे तो प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, हमें देना है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो प्रपोज डिविडेंड नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के लिए चेक करो कि क्या जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में। अब जनरल रिजर्व के लिए कहां से देखना होता है? देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट दे रखा है, आप नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ, आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो जनरल रिजर्व ही है, 9 लाख से 9,30,000 का हो गया, तो 30,000 से आपने ट्रांसफर किया, तो यहां आप लिखोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितने का? 30,000, ठीक है। उसके बाद एक चीज और दे रखी है ना नीचे, सरप्लस। पता है इसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया अब तक। भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो लिखा ही नहीं है, तो अब लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1,68,000 से 2,04,000 का आपका प्रॉफिट हो गया है, इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ है? 36,000 का आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पीपीटीआई के लिए आपको क्वेश्चन में नीचे क्लियरली गिवन है 1,20,000 का इंटरिम डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं है, इनकम भी नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स भी नहीं है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा निकल चुका है, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइए कितना आएगा? 2,13,000 का आपको प्रॉफिट मिल चुका है, क्लियरली यहां लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड यहां पूरा लिखेंगे अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। भाई आगे हम क्या ऐड करते हैं फिर? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो ब्रैकेट में मैं कई बार एक्रोनिम लिखती हूँ आपके याद करने के लिए लिखता हूँ, पेपर में नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पेड लॉस, पेड लॉस के अंदर जो पी है वो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कहीं पर भी प्रीमियम नहीं दिखा मुझे क्वेश्चन के अंदर, कोई राइट ऑफ हुआ हो। ए है हमारे पास अमोर्टाइजेशन, अगर क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन देखना है। कोई इंटेंजिबल एसेट है आपके पास क्वेश्चन में, देखो एक बार। अमोर्टाइजेशन नहीं है, आई इंटरेस्ट,
देखो कहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कोई परसेंटेज वगैरह तो नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% मॉर्गेज लोन लिखा है, जो कि 2022 में तो था ही नहीं, और 2023 में 8,10,000 का आ गया है। अब बात आती है कि कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। उन्होंने नीचे कोई डेट भी मेंशन नहीं करी है। तो देखो मैंने आपको ये बोला था कि डेट मेंशन ना की हो तो आपको प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे देना है। अब यहां तो प्रीवियस ईयर में लोन था ही नहीं, तो हम अपना खर्चा नहीं दिखाने वाले। हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने जो ये लोन है वो हमने एट द एंड ऑफ द ईयर लिया होगा। ये हमारी अजम्पशन है जिसको हम लिख कर आएंगे, that we have assumed that the 10% mortgage loan is taken at the end of the current year। ठीक है, ये हम लिख कर आएंगे। तो इंटरेस्ट भी हमारे पास नहीं है। डी फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो सकता है। कैसे? क्योंकि नीचे ना कहीं सेल वेल हुई है, तो हो सकता है डेप्रिसिएशन कहीं से निकल जाए। तो चलिए डेप्रिसिएशन के लिए हम अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, बताइए कितने के एसेट्स आपके पास स्टार्टिंग में थे? 12 लाख के फिक्स एसेट्स स्टार्टिंग में थे, और एट द एंड ऑफ द ईयर होते होते आपके पास वो 9,60,000 के हो गए। उन्होंने बोला ड्यूरिंग द ईयर आपके पास फिक्स एसेट था 30,000 का, जिसे आपने 36,000 का बेच दिया, तो 6,000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो सबसे पहले तो आप उसकी प्रॉफिट की वैल्यू लिखोगे। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखते हैं, मैं यहां पर से भी यही लिख रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस 6,000। उसके बाद आपने जितने का उसे बेचा बाय बैंक अकाउंट, कितने का बेचा? 36,000। अब देखो आपका इधर का टोटल आ रहा है 12,06,000, इधर का टोटल है 12,06,000, और इधर का टोटल आपको दिख रहा है ना कि कम आ रहा है। अब यहां अगर डिफरेंस आता है तो भाई या तो वो सेल होगी या वो डेप्रिसिएशन होगा। क्रेडिट साइड का मतलब होता है एसेट का कम होना। अब एसेट के कम होने के दो ही कारण है, या तो बेच दिया होगा या डेप्रिशिएट कर दिया होगा। बेचने का उन्होंने इन्फॉर्मेशन खुद दे दिया था, इसका मतलब इसके अलावा तो कोई और सेल नहीं हुई है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्या रहा होगा? डेप्रिसिएशन। ये कुछ एक दो पॉइंट्स है जिनके लिए ये क्वेश्चन में करा रही हूं, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने भी प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं देखी है। 2,10,000 से आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है, और यही डिफरेंस अगर इधर आता तो हम टू बैंक अकाउंट लिखते, परचेज ऑफ एसेट। क्लियर? चलो अब यहां से हमें डेप्रिसिएशन मिल चुका है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट जिसकी आपने कैलकुलेशन करी है वर्किंग नोट नंबर नहीं 1 में, तो ये किया ना, ये हमारा 2 है, वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो डेप्रिसिएशन के अलावा लॉस हमें हुआ नहीं है, 2 सेल दे रखी थी, दोनों में ही प्रॉफिट था, तो लॉस भी नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली मैं इसको यही लिख देती हूं 2,10,000। तो फिलहाल 4,23,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। अब इसमें लेस क्या करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हमने ड्रिप से याद किया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल। तो DRI कहीं नहीं था क्वेश्चन में, कैसे पता चलता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है, या अगर इन्वेस्टमेंट के आगे कोई परसेंटेज हो तो है क्या? कोई नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल जरूर है, 2 जगह है, एक है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये था कितना भाई? 25,500 में बेचा आपने एक इन्वेस्टमेंट जो कि 24,000 की थी, तो यहां पर 1500 का आपका प्रॉफिट हुआ था। उसके अलावा यहां पर आपने 36,000 का एक 30,000 का एक एसेट 36,000 में बेच दिया था, तो यहां पर भी आपको 6,000 का प्रॉफिट हुआ, टोटल 7,500। ये निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्या करेंगे? ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस क्या करते हैं आप? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। चलो सबसे पहले करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं। करंट एसेट्स करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, लिखते हो क्या? यहां पर नहीं लिखते, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिखते। इन्वेंट्रीज है,
7,20,000 से 6,30,000 की हो गई है। इन्वेंट्रीज आपकी ऐड हो जाएंगी 90,000 से, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर मैं देखूं तो यहां पर 6,30,000 से 13,65,000 के हो गए हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 7,35,000, ठीक, 7,35,000 आ गया। उसके बाद अगर मैं करंट लाइबिलिटी की तरफ जाऊं तो ट्रेड पेबल्स 5,04,000 से 4,02,000 कम हो रही है, ये तो 1,02,000 से कम हो रही है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है, भाई प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी और नीचे भी इंफॉर्मेशन थी, अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। चलो फिलहाल यहीं पर देखते हैं, हमारी करंट लाइबिलिटी इतनी ही थी, तो 90,000 प्लस करना है, 8,37,000 हमें माइनस करना है, तो ये नेगेटिव आ गया हमारा। 3,31,500 ये नेगेटिव आ चुका है। इसे हम लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब लास्ट स्टेप हमारा बिल्कुल लेस टैक्स पेड। अब यहां पर बात आती है कि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो मैं यहां पर प्रीवियस ईयर का लिख के हमारा काम खत्म हो जाता, बट क्योंकि उन्होंने खुद हमें बताया कि टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था प्रोविजन, तो हमें यहां पर एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। चलो जी, क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। बताइए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कितने कितने हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 2,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 30,000। उन्होंने खुद हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया 27,000 का, ठीक है, तो कितना आएगा, का टोटल आया था 2,52,000, उसमें से हमने 30,000 माइनस किया, हमें पता चल गया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। देखो जो इधर आपका बैलेंस होता है वो क्या होता है, टैक्स पेड होता है, तो कितना है वो 2,22,000, तो वो आप यहां लिख दोगे अब 2,22,000, तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा, वो हमें दिख ही रहा है, और उसे ही आप क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 5,53,500 का हमारा नेट कैश यूज इन आ गया, ठीक है। अब हमारी दो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज कौन सी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर अब हमें क्या देखना है कि आपने कितने एसेट्स परचेज किए या सेल किए, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी या सेल करी, ठीक है। ऑलरेडी हम काफी हद तक काम कर चुके हैं इन्वेस्टिंग का। देखो जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे होते हो तो नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो सिर्फ। अगर मैं नॉन करंट एसेट्स में देखूं तो दो ही चीजें हमारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसका आप अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक है, तो सीधे सीधे यहां पर आप लिखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितने के बेचे आपने, वो देखो 36,000 के, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज जो है आपके पास वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले 1,50,000 की थी, अब 1,80,000 की हो गई है। तुम लोग बुक में देख ही नहीं रहे हो, बुक में देखोगे तभी तो पता चलेगी कौन सी चीज कहां से देखनी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 1,50,000 की थी, अब 1,80,000 की होगी, बट आप नीचे देखो एक तीसरी इंफॉर्मेशन भी है। फिर से वही बात कि तीसरी इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं फोर्थ अकाउंट बना रही हूं, फोर्थ वर्किंग नोट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से। बताओ भाई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस था 1.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस था 1,80,000। उसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट बेची थी वो थी 25,500 की, 1,500 के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो प्रॉफिट इधर लिखा, अगर लॉस होता तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डिफरेंस निकाला, आपको पता चला कि एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज करी है, 54,000 की, तो सेल भी मिल चुकी है आपको और परचेज भी। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास 25,500, और परचेज क्या आपने फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं, कहीं भी आपने यहां पर टू बैंक अकाउंट लिखा है क्या, अगर यहां नहीं लिखा है इसका मतलब परचेज नहीं है। और लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने जरूर परचेज करी है, जो हमने अकाउंट बना के निकाला है, विच इज 54,000। आपका पॉजिटिव 7,500, इसे आप लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग कंप्लीट। नेक्स्ट कौन सी होती है, फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, अब फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसिंग में आपको देखना है शेयर कैपिटल, एक बार रिजर्व्स एंड सरप्लस पर भी नजर डालनी है,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हम देखते ही हैं। तो शेयर कैपिटल अगर मैं देखूं तो 13,50,000 से 13,50,000 ही है, कुछ भी नहीं हुआ है, चलो ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी हम देख चुके थे, जनरल रिजर्व और सरप्लस ऑलरेडी ले चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले कुछ भी नहीं थी, अब 8,10,000 की है, तो इसे आप लिखोगे इशू ऑफ 10% मॉर्टगेज लोन, पॉजिटिव बैलेंस है 8,10,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ है नहीं। हाँ, अब मैं अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाऊं तो डिविडेंड पेड था, डिविडेंड पेड आपके लिए आउटफ्लो होता है। अच्छा, इस लोन के ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो वो भी नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट पे किया होता ना वो ऑपरेटिंग में तो यहां भी दिखाना पड़ता। कितने का डिविडेंड पे किया था आपने? 1,20,000 का। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा फाइनेंसिंग के लिए। 6,90,000 पॉजिटिव बैलेंस आ चुका है आपका। इसे आप लिखेंगे नेट कैश, क्योंकि पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मेन काम आपने कर लिया। अब क्या करते हैं, तीनों की तीनों एक्टिविटीज का एक नेट इफेक्ट निकलता है जहां पर A प्लस B प्लस C किया जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहीं पे कर देती हूँ आपके लिए फिलहाल। पहले ऑपरेटिंग का आंसर हमारा आया था, नेगेटिव बैलेंस था 5,53,500। फिर इन्वेस्टिंग का बैलेंस आया है हमारे पास पॉजिटिव 7,500 और फाइनेंसिंग का आया है हमारे पास पॉजिटिव 6,90,000। तो बताइए कितना पॉजिटिव बैलेंस है? दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा। 1,44,000 का पॉजिटिव बैलेंस आया है। इसे लिखेंगे आप नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपने कैसे निकाला है? A प्लस B प्लस C। कितना आया ये आपके पास? 1,44,000। अब आप इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आपके पास देखो, करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 17,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस है 4,30,000, तो 17,000 प्लस 4,30,000 है 4,47,000। बस हमारा आंसर आ चुका है 5,91,000। और इसे हम क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आप इसको भी टैली करोगे, लेकिन एक बार लास्ट में कैसे? आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर मतलब करंट ईयर में कितना है? 21,000 और आपके पास बैंक बैलेंस है 5,70,000। तो इसका टोटल यही आना चाहिए जो हमारा आंसर है। आ रहा है क्या? 5,70,000 प्लस कितना है? हाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर टैली कर रहा है, दैट मीन्स हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट और हमारा अकाउंटेंसी का कोर्स भी कंप्लीट।